दोस्तों, मैं प्रवीण। आज हम पढ़ेंगे भारतीय पुस्तकालय संघ मतलब इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट करें। इसमें बहुत सारे टॉपिक है जो आपके काम आ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका इतिहास देख लेते हैं, भारतीय पुस्तकालय संघ का इतिहास। तो जहाँ पे क्या था कि पूरे विश्व में कैसे होता है कि पहले देश के अंदर एक अधिनियम बनता है, उसके बाद में फिर अन्य राज्यों में लागू होता है। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पे क्या था कि पहले राज्यों में बनने लग गया था अधिनियम, उसके बाद में भारत में बना और ऐसे ही संघ पहले राज्यों में बन गया, उसके बाद भारत में बना। तो सबसे पहले जो पुस्तकालय संघ बना था वो कहाँ पे बना था? आंध्र प्रदेश में बना था। ये याद रखना, बहुत अच्छे अच्छे MCQ हैं इसमें और बहुत ही गजब का टॉपिक है। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। फिर महाराष्ट्र पुस्तकालय संघ 1921 में बना था। बंगाल पुस्तकालय संघ 1923 में बना। पंजाब पुस्तकालय संघ 1929 में बना। फिर बारी आई भारतीय पुस्तकालय संघ की। ये 12 सितंबर 1933 को कोलकाता में बना। अब 1935 से लेकर 1964 तक तो जहाँ पे इसके अध्यक्ष चले जाते थे वहीं पे इसका कार्यालय हो जाता था। मतलब अध्यक्ष के साथ साथ में कार्यालय परिवर्तित होता था। लेकिन 1964 के बाद में नई दिल्ली मुखर्जी नगर में इसका कार्यालय फिक्स कर दिया गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं कि ये बना क्यों था। तो इसके उद्देश्य, जैसे कि उस टाइम पे इंडिया में पुस्तकालय आंदोलन चल रहा था तो उसको गति देना और विश्व के बहुत सारे जो भी संगठन थे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, IFLA हुआ, FID हुआ, यूनेस्को हुआ, उसके साथ में इसको संबंध स्थापित करना है इसका। फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो भारत में जितने भी स्तर हैं, चाहे राष्ट्रीय लेवल हो, राज्य लेवल हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, सभी में जितने भी पुस्तकालय संघ थे छोटे बड़े, सभी को प्रोत्साहित करना। फिर प्रशिक्षण, तो जितने भी पुस्तकालय कर्मी थे उनकी प्रशिक्षण एवं शोध, पुस्तकालय तकनीक में शोध, पुस्तकालय विज्ञान के विभिन्न प्रकारों पर शोध, इनको सबको प्रोत्साहित करना। फिर जितने भी साहित्य थे देश में उनको पढ़ना, उनके ऊपर अनुसंधान करना। अब जितने भी व्यवसायी थे, ये सब तो हो गया पढ़ाई लिखाई, लेकिन जितने भी व्यवसायी थे वो उस टाइम पे निरंकुश थे, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं था। वो जो चाहते वो प्रकाशित करते थे और पुस्तकालय के पास में भी वो किताब और ग्रंथ आते नहीं थे। इसलिए पुस्तकालय और व्यवसायियों के बीच में सहकारिता का मतलब होता है परस्पर आपसी संबंध। तो इसने वो स्थापित करें। फिर पुस्तकालय में जितने भी पुस्तकालय थे छोटे बड़े, उनकी स्थापना और जो भी डॉक्यूमेंटेशन केंद्र, प्रलेखन केंद्र थे, उनकी स्थापना, ये भी इसका एक उद्देश्य था। फिर उस टाइम तक पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं हुए थे देश में बहुत सारी जगह पे, तो उसको पारित करवाना भी उद्देश्य था। और अगर ये एक कड़वी सच्चाई है कि आज के टाइम भी बहुत सारे राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं है। फिर इसके बाद में इसने क्या करा साहब, इसने पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान साहित्य पत्रिका और बुलेटिन आदि का प्रकाशन ये भी किया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें तथा इससे जुड़ सकें। अब पुस्तकालय प्रकाशन और प्रशासन, तो जो प्रकाशन है उसके कुछ स्टैंडर्ड और मानक तय किए। प्रशासन से जो संबंधित सेवा थी उसमें भी मापदंड तय किए गए और पूरे देश में सेमिनार और संगोष्ठी का आयोजन किया। जो भी कॉन्फ्रेंसिंग थे, जो भी इंस्टीट्यूट लेवल के सेमिनार संगोष्ठी थी, तो इसका उन्होंने आयोजन करवाना था, इसलिए इसकी स्थापना की गई। यही उद्देश्य लेके ये आगे चला। अब हम देखेंगे दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो इसे ज्वाइन कीजिएगा। इसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर के PDF, वीडियो संबंधी नोटिफिकेशन, एक नॉवेल, और एक नॉवेल से मतलब आपको रोज़ का एक अच्छा सा नॉवेल पढ़ने को मिलेगा।
और आपको लाइब्रेरी संबंधित जो भी जानकारी हो सकती है यहाँ पर दी जाती है। ये मेरा ईमेल एड्रेस, आप किसी भी प्रकार का डाउट हो या कैसा भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इसकी सदस्यता देख लेते हैं। तो सदस्यता इसकी सभी के लिए खुली है और टोटल मिला के 8 प्रकार से हम इसकी सदस्यता ले सकते हैं। जैसे कि संरक्षक सदस्यता, मतलब अगर हम इसको संरक्षण देना चाहते हैं तब भी सदस्यता ले सकते हैं। इसकी मानद सदस्यता भी ले सकते हैं। विदेशी नागरिक है वो भी सदस्यता ले सकता है। हम आजीवन सदस्यता भी ले सकते हैं और जीवन पर्यंत जुड़ सकते हैं। फिर साधारण सदस्यता आम नागरिकों के लिए, संस्थागत सदस्यता जो भी संस्थाओं से जुड़े हैं उनके लिए, और पुस्तकालय संघ सदस्यता जैसे कि अदर कोई पुस्तकालय संघ है तो वो भी इसकी सदस्यता ले सकते हैं। फिर एसोसिएट सदस्यता, जो अन्य छोटे बड़े एसोसिएशन हैं वो भी इसकी सदस्यता ले सकते हैं। इसका गठन देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी आती है कार्यकारिणी सभा। तो कार्यकारिणी सभा का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है? तो पूरे देश से इसमें बैलेट पेपर से चुनाव होता है। पूरे देश से इसमें मतपत्र भेजे जाते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का होता है। अब इसमें 1 अध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष तथा 20 सदस्य होते हैं साहब इसकी कार्यकारिणी सभा में। अब अगर हम देखें तो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और ये सब कौन होते हैं? तो ये जो भी राज्य के पुस्तकालय संघ हैं इनके जो अध्यक्ष हैं तथा कार्यकारी परिषद के जो भी सदस्य हैं उन्हीं में से ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। अब जो रोज के कार्य होते हैं उनके लिए भी तो कोई चाहिए, क्योंकि ये तो राज्यों के हैं, वहाँ पे भी काम करेंगे। तो रोज के लिए 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 1 कोषाध्यक्ष, 2 सचिव और जनसंपर्क अधिकारी और 3 मतलब सदस्य जो परिषद के सदस्य वो हमेशा इसके साथ में दिल्ली में ही रहते हैं जब तक रोज के मतलब काम कर सकें इसलिए। फिर इसकी जो बैठक होती है वो साल में 1 बार तो होती ही होती है। फिर इसकी जो परिषद जितनी भी गठन है जैसे साधारण सभा हुई और एक कार्यकारिणी सभा, इनकी सबकी दोनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो 3 महीने में 1 बार जरूर होती है। फिर ये संघ अपना वार्षिक प्रतिवेदन भी देता है और इसका जो संविधान है वह लिखित संविधान है। ये याद रखना कि बहुत काम का MCQ है कि संघ का संविधान लिखित संविधान है। किसका? भारतीय पुस्तकालय संघ का। अब इसकी गतिविधियां देख लेते हैं। तो ये याद रखना पूछ सकते हैं 1946 से लेकर 1953 तक इसके जो अध्यक्ष थे वो रंगनाथन साहब थे। फिर रंगनाथन साहब के टाइम पे ही 1950 में यूनियन कैटलॉग इन साउथ एशिया का संकलन किया गया था और उसका प्रकाशन हुआ था रंगनाथन जी के टाइम पे ही। और रंगनाथन जी के टाइम पे 1952 में संघ सूची, ये थोड़ा गलत लिख किया है, इसको सही कर लेना, संघ सूची का संकलन प्रकाशित किया गया था। तो 1952 में संघ सूची का जो भी संकलन था उसका प्रकाशन किया गया और 1950 में कैटलॉग इन साउथ एशिया का संकलन किया गया। फिर यूनेस्को की जो परियोजना थी उनका जो भी एशियाई प्रकाशन था उसका निर्माण एवं उसको प्रकाशित करने की जिम्मेदारी भी इस संघ ने पूरी की उसी टाइम पे। अब हम देखें तो यह प्रतिवर्ष देश में एक वार्षिक सम्मेलन करवाता है। शोध तथा तकनीक परिचय के लिए संगोष्ठी, कार्यशाला और जितने भी सेमिनार, वेबिनार वो सब ये कंडक्ट करवाता है। फिर 1995 में अगर हम देखें तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रंगनाथन फिलोसफी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने शामिल हुए थे, स्वीकृत की थी एक ही सिस्टम है। फिर अब हम देखें तो यूजीसी का जो विकास होता है तो यूजीसी के विकास पर भी ये अपने विचार विमर्श और परामर्श देता है। यूजीसी से मतलब जितनी भी राष्ट्रीय लेवल की जो भी संस्थाएं हैं उनमें विचार विमर्श तथा परामर्श देता रहता है। फिर इसके बाद में ये मेडल और पुरस्कार से भी प्रोत्साहित करते हैं। तो ये कौन कौन से मेडल और पुरस्कार देते हैं? जैसे कि PN कॉल अवार्ड, अबूरी सियाली रिसर्च अवार्ड, इन चीज़ों को याद रखना कि ये भारतीय पुस्तकालय संघ देता है। डॉक्टर CD शर्मा अवार्ड,
तो दोस्तों इनको याद रखना है, सीधे सीधे एमसीक्यू में आ सकता है कि फलाना फलाना अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, ऐसा करके। अभी पंजाब में वैकेंसी निकली है, उसको भी देख लेना जो लोग इसको देख रहे हैं वो लोग। फिर वार्षिक सम्मेलन में पढ़े गए, जो भी इनका वार्षिक सम्मेलन होता है देश के विभिन्न क्षेत्रों में, उसमें जो भी लेख होते हैं उसमें मोस्टली कौन से लेख होते हैं, जो पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित उत्कृष्ट लेख होते हैं उनको भी ये पुरस्कृत करते हैं। अब हम इसकी प्रकाशन गतिविधियां देख लेते हैं। तो जो भी प्रकाशन गतिविधियां जिसमें ये सम्मिलित रहा वो देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में 1938 में इंडियन लाइब्रेरीज की जो डायरेक्टरी थी इन्होंने उसका प्रकाशन किया था। फिर 1942 में इसका एक संस्करण और आया था और 1951 में एक संस्करण और आया था। फिर मुख्य पत्र, जैसे लाइब्रेरी बुलेटिन नाम से एक मुख्य पत्र इनने जारी किया था, वो 1942 से 1946 तक जारी किया था। अब उसको बंद करने के बाद में 1950 में इनने एब गिला नामक एक पत्रिका, इसको ध्यान रखना ये बहुत पूछा जा चुका है एक बार। तो 1950 में एब गिला नाम से एक पत्रिका, इसके 3 भाग थे, एनल्स, फिर दूसरा भाग बुलेटिन और तीसरा भाग पुस्तकालय। इसको 1953 में बंद कर दिया गया था। फिर 1953 में इन्होंने एक पत्रिका और चालू करी। पत्रिका का नाम था भारतीय पुस्तकालय संघ, ILA बुलेटिन। ये त्रैमासिक पत्रिका, ये अभी भी चल रही है और मतलब 1953 से लेके अभी तक ये कंटिन्यू चली रही है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं तो ILA न्यूज़ लेटर मासिक। तो ये जो न्यूज़ लेटर है ये मासिक प्रकाशित किया जाता है। अब हम जानते हैं साहब कि हमारी जो प्रशासनिक अकादमी है मसूरी में, जितने भी IAS ऑफिसर या IPS जो भी भारतीय सेवा से संबंधित होते हैं वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। तो उनके जो 3500 से अधिक ग्रंथ हैं, उनको मतलब जितने भी ग्रंथ थे उनको तकनीकी रूप से सपोर्ट करना, उनका डिजिटलाइजेशन करना, उनका मेंटेनेंस और उनको एक नया जीवन देने का काम भारतीय पुस्तकालय संघ ने किया है। इसके बाद में हम मूल्यांकन करेंगे साहब। तो मूल्यांकन में ये चीज़ पाई जाती है कि भारतीय पुस्तकालय संघ क्या करता है कि जितना इसकी क्षमता है उस क्षमता से ये कार्य नहीं कर पा रहा। तो ये क्यों नहीं कर पा रहा, उसकी कुछ कमियां हैं, कुछ कारण हैं, हम उसको देख लेते हैं। जैसे कि ठोस वित्तीय आधार, तो इसका ठोस वित्तीय आधार स्टार्टिंग में था ही नहीं। ये सिर्फ चंदे से चलता था, लोगों की सहभागिता से चलता था। बाद में प्रावधान बना और बाद में इसमें सरकारी प्रशासन को सम्मिलित किया गया, जिम्मेदारी आई, जब जाके इसका ठोस वित्तीय आधार हुआ। तो मतलब जितना इसका विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। फिर संघ का संविधान, तो संघ का जो संविधान है इसको थोड़ा और लचीला होना चाहिए, जिससे है ना आम नागरिक की पहुंच तक आसानी से पहुंच सके। अब जैसे कोई बेंगलोर में है, वो इसकी सदस्यता लेना चाहता है तो वो किस प्रकार लेगा, तो आम नागरिक तक ये सुलभ तरीके से पहुँचे, इसलिए संघ का संविधान थोड़ा लचीला होना चाहिए। फिर गुटबंदी और स्वार्थी तत्वों से सावधान, मतलब सीधा सीधा है कि जो पूरा संघ बना तो स्टार्टिंग से इसमें कुछ गुटबंदी थी, कुछ अधिकारी आपस में मिल गए, मिलने के बाद में अपने मनमाने ढंग से काम करने लगे, तो ये गुटबंदी होती है। तो जो कि गलत है, एक संविधान के लिए, एक संगठन और संविधान के लिए, दोनों ही चीज़ों के लिए गलत है, इसलिए इसमें गुटबंदी नहीं होना चाहिए। फिर संघ का पूर्णकालिक सचिव, अब जैसे हम पश्चिमी देशों में देखें, यूरोप हुआ, अमेरिका हुआ, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक ही सचिव होता है जो पूर्णकालिक होता है। तो वो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी रहती है कि मुझे ये काम करना ही करना है और कैसे भी करके इसका रिजल्ट देना ही देना है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इस संघ में यहाँ पर सचिव बदलते रहते हैं, तो वो लोग है ना काम को एक दूसरे के ऊपर टालते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए है ना एक ही सचिव होना चाहिए, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा तो अगला वाला आएगा वो करेगा ही सही। तो यहाँ पे नुकसान होता है कार्य का। फिर संघ का, ये संगम लिखा है, संघ का स्थायी सचिवालय,
तो जो संघ का स्थायी सचिवालय स्टार्टिंग में तो था ही नहीं, जहाँ पे अध्यक्ष साहब रहना चाहते थे वहाँ चले जाते थे और वहीं पे कार्यालय हो जाता था। जैसे कि अभी बेंगलोर में रह रहे हैं, थोड़े दिन बाद कर्नाटका छोड़ के वो कलकत्ता चले गए तो वहाँ पे कार्यालय हो जाता, थोड़े दिन बाद भोपाल शिफ्ट हो गए तो वहाँ पे कार्यालय हो जाता। लेकिन इसका बहुत बाद में 1964 के करीब आज़ादी के बाद में दिल्ली में मुख्यालय बनाया, जो कि बहुत लेट हुआ और इसके कारण इसका विकास में बहुत बाधाएं आई है। फिर संघ की शाखाएं राज्य स्तर पर और जिला स्तर तक होनी चाहिए ताकि लोग आसानी से पहुंच सके। अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे संघ को जानते भी नहीं हैं। फिर सदस्यता अभियान, तो एक तरह से यहाँ पे सदस्यता अभियान चलाने की ज़रूरत है। आज़ादी से लेके अभी तक इसके कुल मिला के 3,000 से लेके 10,000 तक ही सदस्य हैं, जबकि इंडिया बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे अरबों लोग रहते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे सदस्यता अभियान चलाना चाहिए। अब सदस्यता अभियान चलाएंगे तो सदस्य ज़्यादा जुड़ेंगे। एक मिनिमम कुछ भी फीस, अगर 10 रुपये भी फीस रख दें, 1 करोड़ लोग जुड़ जाए तो वो 10 करोड़ के समथिंग हो सकता है, तो जिससे इनके लिए वित्तीय ठोस आधार उपलब्ध हो सकता है। इसलिए सदस्यता अभियान चलाना चाहिए। फिर पुस्तकालय अधिनियम पारित करना चाहिए। भारत के बहुत सारे राज्यों में, बहुत मध्य प्रदेश में नहीं है और बाकी जगह पे भी नहीं है, मतलब पूरे देश में अगर 29 राज्य हैं तो 29 में से टोटल मिला के 1/3 राज्यों में ही यह पारित है वर्तमान स्थिति में। फिर प्रचार प्रसार करना चाहिए, जन सहयोग लेना चाहिए और लोगों को भी भागीदार बनाना चाहिए ताकि उनका ज्ञान भी बढ़ सके और वो समझ सके कि इसका निर्माण क्यों हुआ है, कैसे ये कार्य करता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वैकेंसियाँ बहुत सारी आने वाली है, इसलिए लग के पढ़ाई करते रहें। यकीन मानिए जितने MCQ आएंगे सब इन्हीं में से आएंगे। ये भले ही डिटेल में है लेकिन आपके MCQ बनते भी डिटेल में से ही हैं। तो इसलिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।